हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिड डे मील क्लासेस। तो हमने लास्ट पार्ट अपना ख़त्म किया था कहाँ पर कि जो संविधान है वो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी लगाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जो संविधान है वो सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है ताकि जो सरकार है अपनी मनमर्जी से कोई ऐसा कानून ना बनाए जो कि फेवरेबल नहीं है, देश के नागरिकों के हित में नहीं है। ठीक है, और दूसरा, संविधान सरकार को यह भी पावर देता है कि वह लोगों के कल्याण के लिए काम कर सके। ठीक है, और ऐसे कानून बनाए जो कि सभी के लिए फेवरेबल हो और पिछड़े लोगों के लिए जो इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है उनके कल्याण के लिए काम कर सके। ठीक है, यह भी पावर कौन देता है? संविधान देता है सरकार को। ठीक है, संविधान जो है सरकार को सीधे तौर पर यह निर्देश देता है। ठीक है, नीति जिसे हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। नाम से समझ आ रहा है कि जो संविधान है वो सरकार से कहता है कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी बनाए, यानी कि कोई भी आप नीति बनाए, ठीक है, तो आपको हम निर्देश देते हैं। हम का मतलब संविधान यह निर्देश देता है कि आप वह नीति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए बनाए। ठीक है, ताकि लोगों का भला हो, लोगों के कल्याण के लिए बनाए। तो नीति निर्देशक तत्व साफ साफ सरकार को एक तरीके से ऑर्डर देते हैं। ठीक है, सरकार को ऑर्डर देते हैं कि आप जो भी नीति बनाओगे उसमें लोगों के कल्याण को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे, तो देखते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि एक टॉपिक जो ये वाला है राष्ट्र की बुनियादी पहचान, ये क्या कहना चाहता है। तो आगे देखते हैं क्या है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। ठीक है, ये टॉपिक क्या कह रहा है? सबसे पहले, यानी कि इसका मतलब क्या है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान का मतलब है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। समाज का मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है। ठीक है, तो भारतीय समाज, भारत देश या फिर कोई भी देश हो सकता है, वो जो संविधान क्या है, किसी देश को एक बुनियादी पहचान प्रोवाइड करता है। यानी कि इसका मतलब है कि हम सभी लोग, यानी कि हमने पढ़ा था कि भारत में भारत कैसा है? विविधताओं वाला देश है। इतनी सारी विविधताएं भारत में मौजूद है ना। भारत में इतनी सारी विविधताएं मौजूद है, लेकिन जो विविधताएं यहाँ हमें बांटती है कितने सारे आधारों पर, धर्म के आधार पर बांटती है। ठीक है, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या फिर राज्य के आधार पर। लेकिन संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसी चीज है जो कि इन सभी डिफरेंसेस के बावजूद, ठीक है, इन सभी डिफरेंसेस के बावजूद हमें एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्म आइडेंटिटी का मतलब कि एक पहचान प्रोवाइड करता है। कौन? संविधान। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इतनी सारी विविधताएं हमारे देश में, ठीक है, सब लोग बटे हुए हैं, इतनी धर्म के आधार पर, जाति, भाषा, इन सब के आधार पर अलग अलग लोग हैं, लेकिन जो संविधान है वो किसी भी समाज को, किसी भी देश को एक बुनियादी पहचान, यानी कि एक पहचान देता है। ठीक है, तो संविधान का पहला काम क्या है? बुनियादी पहचान देना भी। ठीक है, दूसरा, संविधान एक ढांचा प्रदान करता है जिससे हम अपनी आकांक्षाएं, ठीक है, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि संविधान एक हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा ढांचा प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी एक्सपेक्टेशंस, यानी कि कैसे एक्सपेक्टेशन, जो हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस है, यानी कि हमें अब खुद का डेवलपमेंट करना है, पैसा कमाना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो ये सब क्या हमारी निजी यानी व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं। ठीक है, सबकी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है जो कि वो फुलफिल करना चाहता है, वो पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो एक देश, भारत देश में हम रह रहे हैं और संविधान हमें वो सब एक क्या प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ढांचा, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ, हम भारत में रहकर ये सभी आकांक्षाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे कुछ लक्ष्य हैं, कुछ गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं।
स्वतंत्रता, जो हमें स्वतंत्रता मिली है, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, हमारा संविधान जो है हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है ना, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, लेकिन वो स्वतंत्रता एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लिमिटलेस नहीं है, यानी कि उस पर कुछ सीमाएं लगी हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि स्वतंत्रता पर सीमा लगाने का मतलब है कि हम अपनी स्वतंत्रता को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन कभी भी अपनी स्वतंत्रता को इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कि हमारी स्वतंत्रता किसी और के लिए प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है, यानी कि हम सभी स्वतंत्र हैं। ठीक है, हम अपनी लाइफ को जैसे मर्जी चाहे वैसे जी सकते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी स्वतंत्रता को इस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते कि वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा संविधान उस पर रोक भी लगाता है। ठीक है, ताकि वो स्वतंत्रता सभी के लिए समान रहे, सभी के लिए एक पॉसिबल हो सके। कब होगी वो पॉसिबल? जब हम अपनी स्वतंत्रता को एक लिमिट में एंजॉय करेंगे। ठीक है, ताकि दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा कह रहा है अनेक बुनियादी राजनीतिक नियम विश्व के सभी संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। मतलब वे सभी बुनियादी राजनीतिक नियम, बुनियादी का मतलब है कि जो बिल्कुल एक इंसान को जीने के लिए बिल्कुल जरूरी है, स्वतंत्रता, समानता। ठीक है, ये सभी क्या है? बुनियादी नियम है। तो जितने भी विश्व में संविधान है, यानी दुनिया में जितने संविधान है, उनके द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता का आधार नहीं बनाता। यानी कि भारतीय संविधान जो है कभी भी आपको नागरिकता इस बेसिस पर नहीं देगा कि आप इस जाति के हैं या फिर आप इस नस्ल के हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि बुक में लिखा गया है कि जर्मनी में जो संविधान बना था वो नस्ल के आधार पर बना था कि अगर आप इस नस्ल के हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी जर्मनी की। तो लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में नागरिकता कभी भी जाति के आधार पर नहीं दी गई है, कभी भी धर्म के आधार पर नहीं दी गई है, कभी भी नस्ल के आधार पर नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये सब क्या है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान को दिखाते हैं कि भारत का संविधान किसी भी तरीके से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ठीक है, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही नस्ल के आधार पर। ठीक है, हर किसी व्यक्ति को जीने के बुनियादी नियम प्रोवाइड करता है, हर किसी को स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपनी जो निजी आकांक्षाएं हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरा करने का अवसर देता है, बस किस शर्त पे? कि वह दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, और ये इस टॉपिक को यहीं पे क्लियर होता है। तो ये देखते हैं पहला पॉइंट कि सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकता। ये पॉइंट क्या कह रहा है बेसिकली? ठीक है, इसको समझने के लिए पहले एक चीज समझते हैं कि जो हमारे संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो संविधान ने हम नागरिकों को, हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि उनमें से एक अधिकार यह भी है कि धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। यानी कि जो हमारा संविधान है वो कहता है कि जो नागरिक को पूरी स्वतंत्रता है, वह किसी भी धर्म को मान सकता है या फिर किसी भी धर्म में परिवर्तन कर सकता है या फिर किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन बताता है हमें? मौलिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिए है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती। यानी कि सरकार के पास ये पावर नहीं है कि वह किसी नागरिक को जाकर ये बोल दे कि आप इस धर्म का पालन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि हमें यह सुरक्षा कौन देता है? संविधान देता है। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में कि धर्म की हमें स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यही कहता है। दूसरा क्या कह रहा है? सरकार को आय को संपत्ति के समानता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो आय की असमानता है हमारे देश में, ये हमारे देश की एक रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमारे देश में आर्थिक आधार पर यानी कि पैसे के आधार पर बहुत ज़्यादा विषमताएं हैं। विषमता का मतलब होता है डिफरेंसेस है। ठीक है, यानी कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए गरीब है।
ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक विषमता, यानी कि उनके बीच जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो संविधान जो है नीति निर्देशक तत्वों में, जो हमने अभी बात भी की थी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। संविधान क्या है, सरकार को यह आदेश देता है कि आपको यह कोशिश करनी है कि देश में आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। ठीक है। ताकि लोग अपने जीवन को आसानी से अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट यही कहता है, यानी कि सरकार को प्रयास करना है, आय की संपत्ति को असमानता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या कहता है, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। यानी कि यह पावर भी कौन देता है, संविधान। संविधान यह पावर देता है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सके। किन परिस्थितियों में कर सके, ये आगे हम आगे वाले चैप्टरों में बात करेंगे। ठीक है। इस वाले पॉइंट को अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे ज़्यादा, बस ये समझ लीजिए कि संविधान जो है पावर देता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। किन परिस्थितियों में कर सकता है वो हम आगे बात करेंगे बाद में। आगे है, संविधान सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब सुप्रीम, सबसे ऊपर। ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि संविधान सर्वोच्च है, इसका मतलब कि संविधान सबसे हाईएस्ट सुप्रीम पावर होगी, बाकी सब उसके नीचे होगा, यानी कि सभी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। संविधान सबसे हाईएस्ट पावर होगी, बाकी सब चीजें उसके नीचे होंगी। ठीक है। तो संविधान को सबसे सुप्रीम पावर कहा गया है। ठीक है। और संविधान को शक्ति किससे मिलती है, जनता से। ठीक है। जनता मतलब लोगों से। आगे हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता, ये वही पॉइंट है जो हम अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया था कि भारतीय नागरिकता कभी भी धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर नहीं मिलती है। ठीक है। तो ये वही पॉइंट है। तो हमने ये पॉइंट पढ़े कि जो आपकी बुक में दिया गया था कि कॉलम आपको समझने थे। ठीक है। वो हमने अभी किए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। ये क्या कहता है, बेसिकली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो संविधान है वो क्या है, एक दस्तावेज है। ठीक है। मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो संविधान क्या है, बेसिकली एक दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब है एक डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है, यानी कि संविधान एक दस्तावेज है जो कि बताता है कि राज्य, या राज्य का मतलब कोई भी देश किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से फॉर्म होगा, किस यानी कि किस तरीके से वो शासन चलाएगा। ठीक है। तो ये कौन बताता है, संविधान। संविधान एक दस्तावेज है जो कि बताता है कि कोई राज्य या कोई देश किस तरीके से शासन चलाएगा, या किस तरीके से उसका निर्माण हुआ, कौन से प्रावधान। ठीक है। प्रावधान का मतलब होता है कौन से नियम कानून उस पर लागू होंगे। तो ये कौन बताता है, संविधान बताता है। ठीक है। देश, दुनिया में कई देशों के संविधान हैं, जैसे कि भारत, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। ठीक है। भारत को हम जानते ही हैं, हमारा देश। ठीक है। इंग्लैंड है, अमेरिका है। ठीक है। तो और भी कई देश हैं जो कि संविधान के जरिए चलते हैं, संविधान के जरिए चलते हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक देश में ही संविधान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। संविधान किसी भी तरीके के शासन में हो सकता है, यानी किसी भी तरीके के देश में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लोकतांत्रिक देश में ही हो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिए लोकतांत्रिक देश के, जैसे भारत, इंग्लैंड, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, ये कैसे देश है, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का देश का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोग मतलब लोगों के द्वारा सिस्टम को चलाया जाता है, लोगों के द्वारा चुनाव में भाग लिया जाता है और वोटिंग की जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, लोकतांत्रिक देश। तो भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और भी कई ऐसे देश हैं जो कि लोकतांत्रिक है। ठीक है। लेकिन संविधान जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही देशों में हो, संविधान और भी कई देशों में हो सकते हैं जो कि लोकतांत्रिक नहीं है, जैसे इराक हो सकता है वो, या फिर कई ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है। चाइना है, या फिर कई और एग्जाम्पल्स हैं जो कि लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन फिर भी उनमें संविधान है। ठीक है। तो संविधान क्या है, बेसिकली एक दस्तावेज है। ठीक है। तो दस्तावेज
बताता है, यानी कि एक संविधान जो कि बताता है कि शासन कैसे चलेगा। लेकिन कई ऐसे देश हैं जिनमें कि संविधान कितनी ही बार बदल चुका है, हर 10 साल में 5 साल में एक संविधान बनता है और उसे एक तरीके से खारिज कर दिया जाता है। खारिज का मतलब उसे हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों? लेकिन भारत जैसे देश और जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, जैसे भारत है, एक पिछले 70-72 सालों से जो है संविधान जो है सक्सेसफुली बिल्कुल काम कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका का संविधान पिछले 200 सालों से काम कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान पिछले 25 साल से काम कर रहा है लगातार। ठीक है, तो ऐसा क्या खास है इनमें और ऐसे देशों में जिनका संविधान हर बार बदल जाता है? ठीक है, तो वो हम आगे देखते हैं। तो संविधान क्या है? अपना दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऐसा क्या खास है कि भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में जो संविधान है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, लेकिन कई ऐसे देश हैं दुनिया के जिनमें कि संविधान हर कुछ साल बाद बदल दिया जाता है, फिर लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कि क्या रीज़न है? ठीक है, तो यही हेडिंग है कि आपकी बुक में संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो संविधान है वो प्रचलन में आता है। प्रचलन का मतलब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है रियल लाइफ में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो बुक में साफ तौर पर बताया गया है कि जो भारत है, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान किसके द्वारा, किन के द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा, है ना। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था। ठीक है, आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा। और जो संविधान सभा में जो नेता या फिर हम कह रहे हैं जो मेंबर बैठे हुए थे, वो कैसे मेंबर थे? वो मेंबर थे बहुत ही प्रचलित, कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस लीडर्स थे। सबके सब जितने भी लीडर्स जो संविधान सभा में बैठे हुए थे, ठीक है, संविधान सभा जो कि बाद में संसद बन गई थी, अभी के टाइम में उसे संसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले जब वो संविधान तैयार हो रहा था उस समय उसका नाम संविधान सभा था। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि भारत में संविधान कैसे प्रचलन में आया, लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड किया गया। तो भारत में जो संविधान बनाने वाले जो नेता थे, जो लोग थे, संविधान सभा के मेंबर थे, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। और फेमस होने के साथ साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई, यानी कि जो आज़ादी का संघर्ष था पूरा अंग्रेजों के साथ, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और लोगों का एक तरीके से लीडरशिप की थी। ठीक है, और वो जनता के द्वारा क्या थे? एक्सेप्टेड लीडर थे। जनता के द्वारा एक्सेप्टेड और हाईली रिस्पेक्टेड लीडर थे। हाईली रिस्पेक्टेड मतलब बहुत ही सम्मानित नेता थे, जिन्होंने मिलकर संविधान सभा में बैठकर ये संविधान को तैयार किया। तो इतनी बड़ी एक्सेप्टेंस होने के बाद ही लोगों को भरोसा था कि हाँ, ये हमारे जो नेता हैं, जो संविधान सभा में बैठे हैं, जिन्होंने हमारे लिए और हमने सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है, वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं बनाएंगे जो कि हमारे लिए अनफेवरेबल हो, जो हमारे लिए सही नहीं हो। तो ये एक तरीके से लोगों का उन पर भरोसा था। ठीक है, और भरोसा ऐसे ही नहीं आ गया। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और उसमें लोगों को गाइड किया था। ठीक है, लोगों के द्वारा हाईली एक्सेप्टेबल थे, हाईली रिस्पेक्टेबल पीपल थे वो सभी जो संविधान सभा में बैठे थे। तो लोगों का भरोसा था उन पर। तो यही रीज़न था कि भारत का जो संविधान था उस पर एक बार जब बनने के बाद लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, जब संविधान सभा के मेंबर्स ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया संविधान का कि हाँ, ये हमारा संविधान है, इस तरीके से हमारा देश चलेगा, ये हमारे प्रावधान होंगे। ठीक है, प्रावधान मतलब ये हमारे कानून होंगे, नियम होंगे, इनके अकॉर्डिंग देश चलेगा। तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और आज तक उन सभी प्रावधानों को मानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे देशों से, ठीक है, हमने तो अभी भारत की बात की कि भारत का संविधान क्यों आज भी प्रचलन में है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनका संविधान मैंने बताया कि हर बार बदल जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग उसको मानने से इनकार कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सैनिक शासन की बात करें, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा देश जिसमें कि क्या है, सैनिक शासन है।
ठीक है। सैनिक शासन का मतलब है कि जहाँ पर जनता ने प्रतिनिधि नहीं चुने, जनता ने अपने नेता नहीं चुने, बल्कि जो किसी ने कब्जा कर लिया देश पे, सैनिक किसी बड़े आर्मी लीडर ने या फिर किसी और ने कब्जा कर लिया और उसने अपने लोगों से कंसेंट किए बिना संविधान बना दिया, एक तरीके से नियम कानून बना दिया कि हाँ अब से ये देश इस तरीके से चलेगा, लोगों को ये करना होगा जो भी हम कहेंगे। तो लोग कभी भी उसको लॉन्ग टाइम तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भाई लोग 2 साल 3 साल 5 साल उसको मन में गुस्सा लिए एक्सेप्ट कर ले, लेकिन लॉन्ग टाइम तक वो कभी भी सस्टेनेबल, यानी लॉन्ग टाइम तक वो कभी भी संविधान या नियम कानून चल नहीं पाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं चल पाएंगे? एक तो ऐसे नेताओं ने वो संविधान बनाया है, ठीक है, मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर संविधान नहीं टिक पाता। ऐसे नेताओं ने वो संविधान बनाया जो कि लोगों ने उन नेताओं को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन लोगों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और उन्होंने संविधान भी बना दिया लोगों की मर्जी के बगैर। ठीक है, लोग, उस देश के लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे ऊपर ये नियम कानून लागू हो, फिर भी फोर्सफुली, ठीक है, उन लोगों के ऊपर वो चीज़ लागू कर दी गई। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अंदर ही अंदर द्वेष की भावना पैदा होगी और एक तरीके से आंदोलन होंगे और क्रांति होगी, या फिर हम कहें क्या कहेंगे, रेजिस होंगे। ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है जब फिर वो संविधान काम का नहीं रह जाता, लोग उसको मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि भारत और अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश और वर्सेस ऐसे देश जहाँ पर सैनिक शासन है, या फिर एक तरीके से हम कहें कि ऐसा शासन है जो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वैसे देशों में संविधान कभी भी लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो यही रीज़न है कि भारत में आज भी संविधान इतनी स्मूथली काम कर रहा है। और आगे जब आपके इसमें एक नया चैप्टर है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जीवंत दस्तावेज है, लास्ट में एक आपके चैप्टर है इसी बुक में, तो ये भी बताता है कि संविधान एक कैसा दस्तावेज, एक कैसा डॉक्यूमेंट है भारत का। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जीवंत का मतलब है एक तरीके से हमने इसको लिवेबल, यानी कि एक सजीव की तरह, जैसा इंसान है वो क्या करता है कि जिस तरीके की परिस्थितियां होती है उस तरीके अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, तो भारत का संविधान भी ऐसा ही दस्तावेज है कि समय के साथ साथ, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, यानी कि पिछले 17 सालों में देखें तो टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ है, जिन जिन चीज़ की आवश्यकता पड़ी है कि हाँ अब हमारे समाज में, भारतीय समाज में ये चीज परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, हमारे भारतीय समाज में ये परिवर्तन हो रहे थे, इसके अकॉर्डिंग कुछ नया जुड़ना चाहिए, या पुरानी चीज़ जो कि अब एक तरीके से संगत नहीं है या फेवरेबल नहीं है, उनको हटा देना चाहिए संविधान से। तो भारत का संविधान उस चीज़ को फेवर करता है कि हाँ हम टाइम के साथ बदलेंगे, संविधान को बदलेंगे, पूरा संविधान नहीं बल्कि उसमें कुछ प्रावधान चेंज करते चलेंगे ताकि वह समाज के फेवर में और ज़्यादा बेहतर काम कर सके। ठीक है, तो इसीलिए भारत के संविधान को जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है। जीवंत का मतलब ये है कि वह एक जीवित प्राणी की तरह है जो कि समय के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान बहुत ज़्यादा कठोर है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, कठोर का मतलब है कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1950 में संविधान बनकर तैयार हो गया और उसके बाद आज तक उसमें ऐसा कोई चेंज किया ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। भारत का संविधान कभी भी कठोर नहीं है। ठीक है, भारत का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ नहीं, बल्कि इनके बीच में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, इन दोनों के बीच में है, एक तरीके से बैलेंस्ड है। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है, एक बैलेंस्ड संविधान है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, ये सब इसी में इंक्लूडेड है, इसलिए मैं आपको इस साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अब तक भारत के संविधान में लगभग 102 से 103 जो है क्या अमेंडमेंट्स की गई है। ठीक है, और अमेंडमेंट का मतलब है कि चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जो समय के साथ साथ जरूरत पड़ी है उनको चेंजेस, उनको लाया गया है। जैसे हम बात करें कुछ एग्जांपल, जैसे कि शुरुआत में दिया गया था आरक्षण। ठीक है, जब हमारे समाज को लगा कि हाँ पिछड़े हुए जातियों के लिए आरक्षण की जरूरत है, उनको एक तरीके से सपोर्ट की जरूरत है, तो आरक्षण का प्रावधान लाया गया।
ठीक है, जब हमारे देश को लगा, ठीक है, कि हमारे बैंकिंग में जो है रेक्टिफिकेशन यानी कि सुधार की जरूरत है, तो उस तरीके के प्रावधानों को उसमें शामिल किया गया। ठीक है, जब हमारे देश को लगा कि हमारे देश में एक तरीके से कुछ पॉलिसीज को चेंज यानी कि कुछ प्रावधानों को हटाने की जरूरत है कि जो अब सही नहीं है। ठीक है, जैसे हम बात करें, हमने कल भी बात की थी कि पहले हमारे मूल अधिकार में भूमि रखने का अधिकार था, यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी चाहे मर्जी भूमि रख सकता था, लेकिन बाद में समझ आया कि ये प्रावधान जो है ये गलत है। भूमि एक तरीके से उस पर कोई लिमिट नहीं थी पहले, ठीक है, नो लिमिट थी, यानी कि एक व्यक्ति जितनी उसकी अगर परचेसिंग पावर है तो वो कितनी मर्जी भी भूमि रख सकता था, लैंड रख सकता था। ठीक है, ये प्रावधान हमारे इसमें पहले था, लेकिन समय के साथ साथ जब हमें समझ आया, यानी कि लोग ये नेताओं को या फिर हम कहें लोगों को समझ आया कि नहीं ये प्रावधान गलत है, तो इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि जो कठोर नहीं है, भारत का संविधान बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, समय के साथ साथ उसमें चेंजेस होते हैं। और भारत का संविधान बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है। लचीले का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और भारत के संविधान को तोड़ दे, ठीक है, खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है, बिल्कुल बैलेंस है, ना तो ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला है। तो आगे और देखते हैं कि किस तरीके से जो है भारत की संविधान को मैनेज किया जा रहा है, यानी कि पावर को किस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, ताकि एक संस्था यानी कि एक इंस्टीट्यूशन का एक कब्जा ना हो पाए एक तरीके से। ठीक है, किस तरीके से वो काम कर रहा है हम आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब तक हमने ये डिस्कस किया कि कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता, लेकिन भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में आज भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, हमने उसके रीजंस भी देखे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, ये क्या कहना चाहता है कि भारत का संविधान क्या ऐसे रीजंस हैं, एक दो रीजंस हमने डिस्कस कर लिए, कुछ और क्या ऐसे रीजंस हैं जो कि उसको एक तरीके से आज भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, हमारा संविधान, तो जो संविधान है वो अपनी सेफ्टी खुद करता है, यानी कि हम कहें तो संविधान ने खुद ही प्रावधान बनाए हुए हैं कि जिस तरीके से तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से भारत और अन्य देशों में, भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और अन्य देशों में क्या डिफरेंस है कि भारत और अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में संविधान लंबे टाइम से सक्सेसफुली काम कर रहा है, लेकिन अन्य देशों में जहाँ पर सैनिक शासन है या एक व्यक्ति का शासन है, वहाँ पर संविधान लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल नहीं हो पाता, लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर पाता। क्या ऐसे रीजंस हैं? ठीक है, तो हमने वो पढ़े कुछ और रीजंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। तो उससे जब भी हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो पावर है यानी कि जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथ में नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथ में नहीं है, बल्कि वो बटी हुई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि बहुत बेहतर तरीके से एक तरीके से बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे कैसे। इससे पहले देखते हैं कि जब हम पावर की बात करते हैं तो आज से कुछ सौ साल पहले जो पावर हुआ करती थी वो एक व्यक्ति के हाथ में हुआ करती थी, राजा के हाथ में, या फिर कोई भी कह लो जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है उस व्यक्ति के हाथ में हुआ करती थी। ठीक है ना, और बाकी सभी उसके अंडर में होते थे। और जब भी उस व्यक्ति का मन करता था वह किसी व्यक्ति को मारने का ऑर्डर दे देता था या कोई नया कानून बनाने का, ठीक है, या कुछ भी कर सकता था, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, उसे बाकी लोगों की मर्जी की या इच्छा की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, तो एक तरीके से निरंकुशता आ जाती है। जब एक पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो क्या हो जाता है, निरंकुशता आ जाती है। निरंकुशता का मतलब हो जाता है कंट्रोल नहीं रह जाता। ठीक है, जब पावर एक के हाथ में आ जाती है। लेकिन भारत में जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो इतने अच्छे तरीके से बैलेंस है, उसने इतने अच्छे तरीके से बैलेंस किया हुआ है चीज़ों को, जो आप अभी पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान ने बहुत से ऐसे प्रावधान दिए हैं जो कि खुद ही अपनी सेफ्टी खुद करता है। यानी कि हम कहें तो भारतीय संविधान खुद अपनी सेफ्टी करता है, उसके लिए भी उसने उसमें प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, वो देखते हैं कैसे।
तो भारत में देखते हैं पावर किस तरीके से बैलेंस है। तो भारत में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीन जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं की संतुलित रूपिका यानी कि बैलेंस किस तरीके से हो रहा है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच पावर को बैलेंस किया गया है। जैसे विधायिका का क्या काम है, एक बेसिक काम है कानून बनाना, ठीक है। विधायिका का मतलब होता है संसद, ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आती है। तो कानून बनाना सबसे बेसिक काम है किसका, विधायिका का, ठीक है। कार्यपालिका का काम क्या है, जो विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट यानी लागू करवाना, ठीक है। कार्यपालिका में लागू करवाना ये कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल जो सभी मंत्री हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और भी जितने सारे मिनिस्टर्स हैं वो मंत्रिमंडल वो कहलाते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स हो गए। तो ये सभी किस में आते हैं, कार्यपालिका के अंदर आते हैं, ठीक है। और भी कई सारे आते हैं जैसे पुलिस हो गई, ठीक है। तो ये सभी मिलकर जो विधायिका जो कानून बनाती है, ठीक है, वो कार्यपालिका उनको लागू करवाती है ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। मान लीजिए विधायिका में कानून बना कि ट्रैफिक नियम में कोई चेंज हुआ है, ठीक है। ये कानून कहाँ पे बना, विधायिका में, संसद में डिस्कशन के बाद। अब वो कानून बन के तैयार हो गया, लेकिन ग्राउंड यानी कि व्यवहारिक तौर पर रियल में उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, ये सभी करवाएंगे, ठीक है। कार्यपालिका का काम होता है। अभी इसका नाम क्या है, कार्य, कार्य करवाना इसका काम है। और न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय, नाम से समझ आ रहा है कि जब भी ये या ये इन दोनों में से कोई एक तरीके से अनफेवरेबल काम करता है जो कि लोगों के फेवर में नहीं है या देश के फेवर में नहीं है, तो न्यायपालिका का काम होता है कि वो उसको हटा दे, उस कानून को खत्म कर दे, या फिर अपनी तरफ से भी एक तरीके से सू मोटो लेकर यानी कि ऑर्डर दे सकता है कि हाँ आप इसके ऊपर एक तरीके से देखिए, ठीक है, आप उसको देखिए। तो न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय देना, ठीक है। तो अब जब विधायिका, तो हमारे संविधान ने किस तरीके से बंटवारा किया हुआ है कि बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया है कि किसी, ना तो विधायक के पास पूरी पावर है, ना तो कार्यपालिका के पास है, ना न्यायपालिका के पास, तीनों में पावर बटी हुई है। अगर कोई एक संस्था, मान लीजिए कभी विधायिका अपनी पावर को गलत यूज करने पे आ जाए, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर उसे जो है रोकेंगे, और कार्यपालिका कभी गलत यूज करे तो ये दोनों मिलकर रोकेंगे, और न्यायपालिका गलत यूज करे तो ये दोनों मिलकर रोकेंगे। तो एक तरीके से पावर का बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से बैलेंस किया गया है। इन संस्थाओं के अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो कि स्वतंत्र रूप से काम करती है। जैसे हम सिंपल सी बात है, जैसे चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग जो है एक ऐसी संस्था है जो कि स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का मतलब ना तो ये विधायिका के कंट्रोल में, ना ये कार्यपालिका के कंट्रोल में, ना ये न्यायपालिका के कंट्रोल में। ये, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है, संविधान से, ठीक है। संविधान से इसको शक्ति मिलती है, यानी कि ये चुनाव आयोग, मान लीजिए चुनाव आयोग का काम क्या होता है, चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव करवाना। देश भर में जो चुनाव होते हैं, हर राज्य में चुनाव होते हैं, वो किसका काम है, चुनाव आयोग का। अब मान लीजिए चुनाव आयोग कार्यपालिका के अंडर में होती, ठीक है, ऐसा है नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर चुनाव आयोग यानी कि वो ऐसी वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्था जो कि चुनाव करवाती है, अगर वो कार्यपालिका के अंडर में होती, तो सोचिए क्या हो सकता था। जो कार्यपालिका है वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप को, जो पावर में जो पार्टी होगी वो हर बार अपने आप को ही जितवा देगी, ठीक है, अगर ऐसा होता तो। लेकिन संविधान ने उसको इतने अच्छे तरीके से बैलेंस किया हुआ है कि इनको, इन चुनाव आयोग को किसी अंडर में ना रखकर, बल्कि डायरेक्ट उसको पावर कहाँ से मिल रही है, संविधान से, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके की हेराफेरी ना हो। और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं जो कि स्वतंत्र रूप से काम करती है, जो किसी के भी अंडर में नहीं है। जैसे कैग, कैग क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, परीक्षक,
ठीक है। तो कैग जो कि ये भी क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है, यानी कि इसका काम होता है कि सरकार के जो खाते हैं उनकी देखरेख करना, सरकार ने कितना खर्च किया, कितना कहाँ से आया, कितना टैक्स आया, और किस तरीके से वो, एक तरीके से हम कह सकते हैं अकाउंटेंट का काम कर रहा है, ये अकाउंटेंट का काम कर रहा है, जिसका काम क्या है, सरकार के खातों पर देखरेख रखना, नज़र रखना, ताकि पैसे का गलत उपयोग ना हो। तो ऐसे ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए आपको। कई ऐसी और संस्थाएं हैं जो कि स्वतंत्र रूप से काम करती है, वो किसी के अंडर में नहीं है। तो एक तरीके से संविधान ने एक पूरा फ्रेम तैयार किया हुआ है कि पावर किसी एक के पास नहीं होके, बल्कि पावर बटी हुई है। अगर कोई एक संस्था उसको मिसयूज करने के सोचे या करे तो अन्य संस्थाएं मिलकर उसे रोकेंगी। ठीक है। तो एक बेहतरीन एक तरीके से फ्रेम तैयार किया हुआ है संविधान ने। ठीक है। भारत का जो संविधान है, ऐसा बहुत सारे देश हैं जिनमें ऐसा नहीं है, पावर एक के हाथ में होती है, तो वो क्या करता है, संविधान उस ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, ज़्यादा दिनों तक। लेकिन भारत में ये फ्रेम की वजह से आज भी बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का, यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर 3 पार्ट में कर रहे हैं, फर्स्ट एंड ये सेकंड। फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट, और आगे हम करेंगे थर्ड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।